दोस्तों नमस्कार। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। और साथियों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं संधि की। अब संधि आप लोग जानते हैं कि संधि तीन प्रकार की होती है। ठीक है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। लेकिन आज की वीडियो में हम लोग जो ट्रिक के माध्यम से पढ़ने वाले हैं स्वर संधि। दोस्तों आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ, या अ, आपके पास नोट्स हैं तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो संधि की मैं बात करने वाला हूं, और ये टॉपिक जो संधि का है वो ट्रिक के माध्यम से आप लोग पढ़ेंगे। चाहे आप लोगों को आज तक संधि आई या ना आई, लेकिन आज के बाद संधि आप लोग कभी भी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो जैसे संधि की मैं बात कर लेता हूं। देखो ये तो चीज़ अलग है, वो पहले मैं एक चीज़ और बता देता हूं आपको। ये तो डेफिनेशन मैंने आप लोगों के सामने लिख दी है। संधि दोस्तों ये आपकी इस प्रकार से भी लिखी जाती है, और संधि जो है आपकी ये भी सही है। ध्यान देना दोस्तों आपका, कभी कभी आपसे शुद्ध और अशुद्ध पूछ सकता है। तो ये दोनों प्रकार की जो संधि लिखी गई हैं वो शुद्ध ही है। ठीक है, दोनों करेक्ट है। संधि का मतलब क्या होता है? संधि का मतलब होता है जोड़, यानी कि मेल। आप लोग ऐसे नहीं जानते तो जैसे कोई सीरियल वगैरह देखते होंगे, जैसे पुराने महाराजा वगैरह लड़ाई करते थे तो वो आपस में संधि कर लेते थे। हैं, तो संधि का मतलब हो गया मिल गए, यानी कि जोड़ हो गया, उनका गठबंधन हो गया, उनका मेल हो गया। ठीक है, तो वो होगी दोस्तों संधि। ठीक है, और संधि शब्द जो है दोस्तों किससे मिलकर बना है? सम धन, शम धन धी, संधि। ठीक है दोस्तों, अगर संधि की डेफिनेशन आप लोगों से पूछी जाएगी तो आप बताएंगे दो वर्णों या ध्वनियों के संवेग संयोग से होने वाले विकार को या परिवर्तन को हम लोग संधि कहते हैं। ठीक है, यानी कि अगर आपसे कहेगा वर्ण, अगर आपकी वर्ण की बात आएगी, वर्णों का मेल, तो ऐसे में आप लोग दोस्तों क्या बताएंगे? आप बताएंगे संधि। अगर बाय चांस मान लीजिएगा आपसे पूछने लगा पदों का मेल, पदों या शब्दों का मेल, पदों या शब्दों का मेल, क्योंकि आप लोगों से पूछ सकता है ऐसा क्वेश्चन घुमाने के लिए। ठीक है, तो ये क्या होता है दोस्तों? ये होता है आपका समास। क्या होता था सर? ये आपका समास होता है। इज दैट क्लियर? तो देखिए आगे और कुछ भी लिखा देता हूं एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों। इसका कुछ एग्जाम्पल दे देता हूं मैं। जैसे लिखा सब्जी वाला, सब्जी वाला, सब्जी वाला। ठीक है, तो सब्जी धन वाला। दोस्तों क्या इसमें संधि है? क्या इसमें संधि है? दोस्तों आप कहेंगे सर इसमें कोई भी संधि नहीं होगी। इसमें कोई भी संधि, कोई संधि नहीं है। लिख सकते हैं आप लोग, कोई संधि नहीं है इसमें। ठीक है, लेकिन मैंने लिखा विद्यालय, विद्यालय, तो विद्या धन आल्य, तो ये किसका मेल हो गया दोस्तों? ये वर्णों का मेल हो गया यहां से ये। ठीक है, आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो संधि की हम लोग बात कर रहे थे सर, संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि तीन प्रकार की होती है, ज्यादा डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं है। संधि के, लिख लीजिए आप लोग चाहें तो, संधि के प्रकार, संधि के प्रकार या संधि के भेद। तो ये तीन भेद होते हैं संधि के दोस्तों। एक होती है आपकी स्वर संधि, स्वर संधि। एक होती है सर आपकी व्यंजन संधि। एक होती है सर आपकी विसर्ग संधि। लेकिन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों स्वर संधि के बारे में। अगर मैं स्वर संधि की बात करूंगा, इसकी डेफिनेशन आप लोग जानना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं स्वर यानी कि दो स्वरों के मेल से जो उत्पन्न होता विकार। ठीक है, या मैं ऐसे कहूंगा कि दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के आपके पांच पार्ट होते हैं सर। पांच पार्ट कौन से होते हैं सर? इसमें होती है आपकी दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। ठीक है,
दूसरी होती है सर इसमें गुण संधि, गुण संधि। तीसरी होती है दोस्तों इसमें वृद्धि संधि। फोर्थ होती है इसमें दोस्तों यण संधि। इसके बाद होती है दोस्तों आपकी अयादी स्वर संधि, अयादी स्वर संधि। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर दोस्तों स्वर संधि के 5 पार्ट मैंने आप लोगों को बताए हैं। ठीक है, 5 पार्ट होते हैं किसके, स्वर संधि के। तो अब मैं पहले आप लोगों को ट्रिक बता देता हूं, ट्रिक क्या है। दोस्तों स्वर कितने होते हैं हमारे, आप लोग जानते हैं दोस्तों, स्वर कितने होते हैं हमारे स्वर। तो आप लोगों ने पढ़ा कि सर स्वर तो हमारे 11 होते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है आपको। तो आपको करना क्या है, देखो ए और आ, इन दोनों का जोड़ा मला बना लेना आपको, यानी कि किसी के पास नहीं जाना है, इन दोनों का जोड़ा अपना है अलग। ठीक है, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री री। ठीक है दोस्तों, इसका भी जोड़ा आप लोगों को अलग बना लेना है। बी हो गया, ए आई ओ औ। दोस्तों ये क्या हो गया आपका, ये हो गया तीसरा जोड़ा। ठीक है, यानी कि मैंने इसको नाम दिया ए, इसको नाम दिया बी, इसको नाम दिया सी। बस आपको इतनी मेहनत करनी है कि ये जो तीनों है ना कॉलम, ए बी सी डी, ए बी सी, तो तीनों में आपको ये ध्यान रखना है कि बी में कौन कौन से आएंगे और सी में कौन कौन से आएंगे। ऐसे मान के चलो ए में तो आपके शुरू के 2 हो गए ए आ, और जो आपके सी वाले में है इसमें दोस्तों आपके संयुक्त स्वर हो जाते हैं। ठीक है, इसमें आपके संयुक्त स्वर हो जाते हैं। देखिएगा संयुक्त स्वर की संख्या 4 होती है और संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 ही होती है। ठीक है, तो अब मैं एग्जाम्पल देता चलूंगा, लेकिन इससे पहले आपको जो है पहले लिखना है आपको दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। सर दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, क्या होता है सर, दीर्घ का मतलब होता है दोस्तों बड़ा। ठीक, तो इसकी ट्रिक ये है कि ए प्लस ए और बी प्लस बी, ये आ सकता है आपका। इसमें दोस्तों समान स्वर आने चाहिए, समान स्वर। ये देखने वाली बात है, इसको नोट डाउन कर लेना आप लोग, क्योंकि आगे संधि में आप लोगों को ये चीज मिलने वाली है और डिफिकल्ट होकर। तो ए प्लस ए आपका क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा आपका। बी प्लस बी, ये भी आपका दोस्तों दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर समझिएगा, अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो इसके बारे में। तो जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल बताया था विद्यालय, ठीक है, मैंने क्या बताया था आपको, विद्यालय बताया। तो कैसे करेंगे इसको, सर विद्या धन आल्य, विद्या धन आल्य है ना, आल्य। दोस्तों धन से पहले आपका आ निकलता है, धन के बाद निकलता है दोस्तों आपका आ, और आ मिलकर दोस्तों क्या बनते हैं, आ का ही निर्माण करते हैं। ये किसने बताया आपको दोस्तों कि आ मिलेगा तो आ ही बनेगा, पता है ना आपको इसके बारे में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। चलो अब मैं कुछ एग्जाम्पल ले लेता हूं दीर्घ स्वर संधि के। दोस्तों मेरी जो क्लासेस हैं, जैसे संधि में आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, तो छोटी क्लास भले से रहे लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, मेरा उद्देश्य ये रहता है क्लास छोटी करने का, चाहे मैं पूरे कोर्स को 20 वीडियो 50 वीडियो 60 वीडियो में पूरा करूं, लेकिन छोटी छोटी वीडियो देखने में कोई आपका जो मन है वो भी उदास नहीं रहेगा, अलग अलग नहीं रहेगा। जैसे देखिएगा हिम धन आल्य, तो हिम में से क्या निकला दोस्तों, ए निकला, इसके बाद क्या निकला दोस्तों, आ निकला। ठीक है भाई, अगर हम लोग कोई भी हम लोग व्यंजन तोड़ेंगे तो उसमें से ए निकलता है। जैसे क्या की बात कर लेते हैं हम लोग, तो इसको तोड़ेंगे दोस्तों क्या रहेगा, आधा क और आ। अर्थात दोस्तों ये जो है जैसे मनुष्य होता है, ठीक है, मनुष्य क्या होता है, मनुष्य में आत्मा होती है, मनुष्य में ढांचा होता है, तो बेचारा ढांचा ढांचा रह गया है ना, ये आपका जो हो गया आत्मा निकल गई। तो आधा क है, जिसके नीचे हलंत होता है वो आपका अर्ध होता है, क और आ। देखो यहाँ से क्या हो गया आपका हिमालय, यहाँ से हो जाता है, कैसे, क्योंकि मैं में से आपका ए निकला और आ का तो आपका ये है ही। ठीक है, और ए और आ मिलकर क्या बनते हैं दोस्तों, आ का निर्माण करते हैं। तो हिम धन आल्य, हिमालय यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। जैसे मैंने कहा माया धन अधीन, तो माया यानी कि आ और ए,
ये भी दोस्तों आपका क्या हो जाता है, आ ही हो जाता है। मायाधीन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय की बात, अच्छा हिमालय हो गया, विद्यालय की बात करेंगे। विद्या धन आल्य है, विद्या धन आल्य क्या हो जाएगा, ये भी विद्यालय हो जाएगा। दोस्तों इसका एग्जाम्पल समझिएगा, ये ए प्लस ए है, ये भी ए प्लस ए है, ये भी ए प्लस ए है। मैंने आप लोगों को बताया था कि ए प्लस ए और बी प्लस बी, बी प्लस बी में क्या होगा, समान स्वर होने चाहिए, कोई सामने दूसरा ना हो। अर्थात जैसे छोटा ई आ रहा है आपका समान स्वर में, तो इसके बाद छोटी ई या छोटी बड़ी या बड़ी ई आनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपका छोटी ई के साथ दोस्तों री रख दिया, या छोटी ई के साथ दोस्तों हमने किसको रख दिया, री को रख दिया, और बस यही तो है इसमें। ठीक है, मतलब सेम आंसर चाहिए आपके। दोस्तों हम लोग जो है किसकी बात कर रहे थे, दीर्घ की बात कर रहे थे। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पर, या और एग्जाम्पल देख लीजिएगा, छोटी ई यहाँ से हो गया आपका, और ये हो गया आपकी छोटी ई। देखो ये बी वाले ऑप्शन में है आपका, ये भी आपका बी वाले ऑप्शन में है, तो क्या हो जाता है, बड़ी ई हो जाती है। बी वाले में कौन कौन से हैं दोस्तों, बी वाले में कौन कौन से हैं देखिएगा, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री री। दोस्तों ये चार जो हैं वो किस में हैं, बल्कि पांच, पांच किस में दोस्तों आपके, ये बी वाले कॉलम में है, बी वाले कॉलम में आपके हो जाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा हरी, बड़ी ई हो गया, ये भी आपका बड़ी ई हो गया, हरीश। महेंद्र दोस्तों बड़ी ई हो गया आपका यहाँ पर, और ये हो गया आपकी छोटी ई। ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका महेंद्र हो जाता है। ये रही हरीश है, कविच्छा है। नदीस बड़ी रहा आपका, और ये भी आपका बड़ी रहेगा। ठीक है, ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट, सारे के सारे करेक्ट हो गए आपके। ये किसके एग्जाम्पल थे सर, ये थे आपके दीर्घ स्वर संधि के। ठीक है, अब मैं गुण संधि के एग्जाम्पल आप लोगों को बताने वाला हूं सर। यहाँ पे गुण संधि, गुण संधि के एग्जाम्पल पढ़ने से पहले आप लोग कुछ चीजें लिख लीजिएगा। इसका फॉर्मूला ये है कि ए प्लस बी, ए प्लस बी, ये दोस्तों फॉर्मूला है, या अब मैं कह सकता हूं ये ट्रिक है, ये ट्रिक है। इसमें क्या होता है दोस्तों, ए प्लस बी, यानी कि ए में क्या हो गया आपका, ए में हो जाएंगे दोस्तों ए और आ। ठीक है, बी में कौन से आ जाएंगे दोस्तों, छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ई, बड़ी ई। ठीक है, ऊ, औ और री री। अब हम लोग जान लेते हैं इसके बारे में दोस्तों। जैसे मान लीजिएगा आपका ए जो है वो ई से मिल जाता है, मान लो छोटी वाली ई से मिल जाता है, तो ये ए बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है सर, ए बन जाता है। अगर ए जो है आपका ऊ से मिल जाता है, ठीक है, ए ऊ, ओ हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका, ओ हो जाएगा। अगर ए आपका दोस्तों किससे मिल जाता है, री से मिल जाता है, तो क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा आपका। ठीक है, अब समझ में आएगा आपके, बेफिक्र रहिएगा दोस्तों। मैंने कहा महाधन उत्सव, तो दोस्तों प्लस से पहले आपका आ निकला, प्लस के बाद ऊ निकला, तो दोस्तों ये ए वाले में है, ये बी वाले में है, क्या हो गया, क्या हो गया दोस्तों, महोत्सव हो गया आपका। गंगाधन उर्मी दोस्तों ये रहा आ, और ये रहा आपका ऊ, यानी कि ए में से आपका आ निकलेगा और बी में से आपका छोटा ऊ निकलेगा, तो ये भी क्या हो गया, दीर्घ स्वर संधि। देव यानी कि ए, और ये रहा आपका री। ठीक है, तो ये आपका अर हो जाता है। ठीक है, ये भी आपका क्या है, दीर्घ गुण संधि का एग्जाम्पल आपका। हमने कहा महाधन ऋषि, महर्षि, प्लस से पहले आ हो जाएगा आपका, प्लस के बाद आपका री हो जाएगा। ठीक है, महर्षि। ठीक, अब बात करते हैं वृद्धि संधि की। दोस्तों अगर आप सभी को कोई भी क्वेश्चन परेशान कर रहा है, तो आप लोग जो ना फीडबैक या ऑप्शन आता है ऐप में ही, कोई क्वेश्चन अटैच करने के भेजने के लिए भी, और लिख भी सकते हैं आप लोग। वृद्धि का मतलब होता है दोस्तों बड़ा, वृद्धि का मतलब क्या होता है दोस्तों, बड़ा होता है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों क्या है ना, आपकी डबल मात्रा तो आपको हमेशा मिलेंगे ही। जैसे सदैव के ऊपर जो है डबल मात्रा लिखी है, महेश्वरीय के ऊपर, और जलोकस के ऊपर, और परमोसद के ऊपर, तो यहाँ पर आप लोग ऐसे भी कह सकते हैं। वैसे ट्रिक जो है ए प्लस सी रहेगा आपका, ए प्लस सी, यानी कि प्लस से पहले आ निकलेगा, प्लस के बाद ए निकलेगा। तो ये आप जो है ना ए सेक्शन वाले हैं, और ये जो है ना सी वाले सेक्शन वाले हैं। ठीक है, ठीक है,
तो क्या हो गया, वृद्धि हो गई। इसके बाद आपका आ और ये आई, ये ए वाले के और ये सी वाले के, ठीक है। इसी प्रकार से ए और ओ, ए और औ, ठीक है। दोस्तों यण स्वर संधि की मैं बात कर लेता हूं यहाँ पे। यण स्वर संधि, यण स्वर संधि का एग्जाम्पल ये रहेगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको लिख लेना, इंपॉर्टेंट है ये, इसको लिख लेना, बी प्लस अन्य स्वर। बी प्लस अन्य स्वर जो है वो आपका यण स्वर संधि का एग्जाम्पल रहेगा, लेकिन इसमें अन्य मतलब असमान स्वर होने चाहिए, असमान स्वर। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था दीर्घ स्वर संधि में, उसमें समान स्वर थे, लेकिन इसमें असमान स्वर हो जाते हैं, ठीक है, इसमें असमान स्वर हो जाते हैं। जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं कि छोटा ऊ और ए, आ, री धन आ, ई धन अ, ठीक है, इतना आपको पता लग गया। अब यण संधि की पहचान क्या थी, मैंने बताई थी, बी प्लस अन्य स्वर होनी चाहिए, बी प्लस अन्य स्वर। तो बी में आ जाता है आपका दोस्तों ऊ, री भी आपका बी में आता है, ई भी आपका बी में आता है, तो सारे का सारा एग्जाम्पल आपका क्लियर हो जाता है। इसके बाद करते हैं अयादी स्वर संधि। किसकी बात करते हैं सर, अयादी स्वर संधि की बात करते हैं। यण में और अयादी में काफी लोग जो ना फंस जाते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल रहेगा दोस्तों सी प्लस अन्य स्वर, सी प्लस अन्य स्वर, ठीक है। दोस्तों सी में कौन से आते हैं आपके, ए, आई, ओ, औ, इनके साथ दोस्तों कोई से भी अन्य स्वर आ सकते हैं। जैसे यहाँ पर ने है तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ए हो जाएगा। जैसे आई है दोस्तों क्या हो जाएगा, ये आपका ए हो जाएगा। पवन है दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका औ, ठीक है। ध्यान रखना इसमें भी आप लोग, काफी अच्छा है, उलझा हुआ हो सकता है, अगर आपको समझ में नहीं आ रही हो एक बार इस वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना, रिवाइंड करके आप लोग जरूर देख लीजिएगा। इसकी पहचान दोस्तों एक और बता दूं मैं, अयादी यण संधि की, पीछे रह गया आपका। इसकी पहचान ये हो सकती है दोस्तों ज्यादातर इंपॉर्टेंट, कि य, र, ल और व, ठीक है। य, र, ल, व के साथ जो है ना कोई आधा अक्षर पहले आता है, कोई आधा अक्षर पहले आता है, जैसे व, य, पितृ, ठीक है, ऐसे भी आप लोग जान सकते हैं। अयादी स्वर संधि की बात करेंगे दोस्तों, पवन सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसका एक रूल और लिखा देता हूं मैं आपको। अगर मान लीजिएगा ए जो है आपका ऐसे मिलेगा तो क्या होगा, आपका अय होगा, और जो आई है वो है आपका ऐसे मिलेगा, ये भी आपका आय हो जाएगा। दोस्तों ओ जो है ऐसे मिलेगा, आओ, ठीक है, अब हो जाएगा दोस्तों। एक रहा आपका औ और ए, आव हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों अयादी स्वर संधि आप लोगों ने पढ़ ली है, ठीक है। नयन, नायक, पवन, पावक, ये सब में आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा, और स्वर संधि मैंने आप सभी को पढ़ा दी है ध्यान से, ठीक है। अब की बार हम लोग जो पढ़ेंगे व्यंजन संधि पढ़ेंगे। अगर इसमें किसी को प्रॉब्लम आए तो कमेंट जरूर करना दोस्तों। थैंक यू सो मच, बाय बाय। और हाँ, फीडबैक देना ना भूलें, ऐप को प्ले स्टोर पर जाकर 5 स्टार जरूर दें। थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू संस्कृत क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि हम लोग संस्कृत की ही बात कर रहे हैं और हर एक क्लास संस्कृत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो हम लोग इस क्लास में हम लोग देखिएगा, हम लोग वर्णमाला को पढ़ चुके हैं, संधि को पढ़ चुके हैं, अपवाद पढ़ चुके हैं। उसके बाद प्रकरण की बात करें तो समास प्रकरण, समास प्रकरण को हम लोग देखेंगे, अत्यंत महत्वपूर्ण है, मैं आपको बता दूं। और यहाँ से समास के जितने भी टॉपिक बनते हैं और आप लोग आज पढ़ेंगे तो नई नई चीजें आपको देखने को मिलेंगी। पढ़ा तो बहुत होगा लेकिन ऐसा नहीं पढ़ा होगा, राइट। और यहाँ से आपके अव्यय समास जो है, आपके और भी अन्य चीजें हैं, जो भी मतलब एक एक पॉइंट को लेकर हमने चर्चा करेंगे। तो परिभाषा क्या है, अनेक पदानम एक पदी भवनम समास, कहा कि ये पद है, ये पद है, ये पद, ये पद है,
इस पदों को हम एक पद कर रहे हैं उसे हम समास कहते हैं। दूसरी परिभाषा ये समसनम समासः, ठीक है, वही अर्थ को देती है। जो समस्त पद हो जाए उसे हम समास कहते हैं। दोनों परिभाषाओं में से कोई भी पूछ सकता है कि समास की कौन सी परिभाषा, या दे देगा डैश 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 समासः, डैश 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 एक पदी भवनम समासः, ठीक है। हाँ, विग्रह क्या, वृत्त्यर्थ अवबोधकम वाक्यम विग्रह, कहा कि वृत्ति के अर्थ का अवबोधन कराने वाला वाक्य को हम विग्रह कहते हैं, ठीक है। तो डिटेल में थोड़ा बताए, वृत्ति अर्थ बता दे पूरा क्या की चीजें होती है, उसे हम विग्रह कहते हैं। अब देखिएगा, विग्रह दो प्रकार के होते हैं। विग्रह दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, लौकिक और अलौकिक। लौकिक क्या होते हैं, जो लोक में प्रचलित है, मतलब जो व्यवहार में हम लोग जानते हैं समझते हैं। अलौकिक वो होते हैं जो पुस्तक में प्रचलित हैं, किताब में, बुक में। कहा कि वहीं तक व्याकरण आप पढ़ते हो तो बहुत सारे प्रत्यय हैं आप नहीं जानते, लेकिन वो लगते हैं, संधि है करते हो, लेकिन उसमें संधि में बहुत सारी चीजें लगती, तब संधि स्पष्ट हो पाती है, तो आप नहीं जानते। और ये प्रचलित है कि गुण संधि में ये आता है वो आता है, ये लौकिक है, ठीक है, लोक में। जैसे मैं एक उदाहरण लूं, जैसे दशरथस्य पुत्र, ठीक है, इसमें षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग किया गया, पुत्रा में प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग किया गया, ओके। अब इसी को हम अलौकिक पुस्तक की दृष्टि से देखें, व्याकरण की दृष्टि से देखें, तो यहां होगा दशरथा गस पुत्र शु, ठीक है, क्योंकि जो विसर्ग आता है वो सु से आता है, जो स्या आता है वो गस होता है। ये प्रत्यय कौन से, टिप प्रत्यय, जो टिप प्रत्यय पढ़ते 21, वही। तो ये अलौकिक हो गया, ये लौकिक हो गया, लोक में प्रचलित ये ज्यादा है। अब देखिएगा, अर्थ दोनों का सेम होगा, क्या होगा, दशरथ का पुत्र, ठीक है, दशरथ का पुत्र, दशरथ का पुत्र। तो लौकिक में यही अंतर है, अलौकिक में यही अंतर है, बस, और कोई अलग चीज नहीं है। इतनी बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समास के भेद, देखो हमने हर चीज को अलग अलग किया है, किसने क्या कहा किसने नहीं कहा। समास के भेद बताए गए हैं। पहला पॉइंट, सिद्धांत कौमुदी में समास के 4 भेद बताए गए हैं। किसने बताए, भट्टोजी दीक्षित ने। कौन कौन से, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। तभी आपका कभी कभी प्रश्न बनता है, द्विगु समास का उदाहरण दिया हो तो तत्पुरुष का आपका ऑप्शन में आता है। तो तत्पुरुष का भेद है कर्मधारय, कर्मधारय का भेद है द्विगु। ये यहाँ पर सारी बातें क्लियर होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, आगे बात करते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि लघु सिद्धांत कौमुदी में वरदराज ने 5 समास के भेद माने गए। इन्होंने अभी भी 2 का अभाव किया, उन्होंने 3 का अभाव किया भट्टोजी दीक्षित ने। तो इन्होंने अव्ययभाव समास माना, तत्पुरुष माना, इन्होंने कर्मधारय और द्विगु एक माना है, द्वंद्व माना और बहुव्रीहि माना, ठीक है। ये आपके 5 हो गए लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। अब जो हमारी बेसिक पाठ्यक्रम में चल रहा है, बेसिक पाठ्यक्रम में चल रहा है, जो पुस्तकीय रूप से चल रहा है, माध्यमिक शिक्षा परिषद जो SCERT चल रही है, उसने पाठ्य पुस्तकों में समास 6 माने गए। कौन कौन से, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि। हम इन्हीं 6 समासों को पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको एग्जाम की दृष्टि से पढ़ना है और एग्जाम की दृष्टि से कोई प्रश्न छूटेगा नहीं। नोट, समास के प्रमुख रूप से 6 भेद होते हैं, आपको 6 ही लगा के आना, ये डाउट आपका क्लियर होना चाहिए। अगर पूछे जाए बरद राज के हिसाब से कितने हैं, बरद राज के हिसाब से, तो बरद राज के हिसाब से 5 है। पूछा जाए भट्टोजी दीक्षित ने कितने माने, तो 4। और वैसे अगर किसी का नाम ना हो तो समास 6 प्रकार के, ठीक है। ये इंपोर्टेंट है क्योंकि ये चीजें आपको होनी चाहिए, मालूम होनी चाहिए। आगे बात करते हैं अव्ययभाव समास। पहला समास अव्ययभाव समास, जिसमें हम पूर्व पदार्थ प्रधान हो अव्ययभाव। पहला पदार्थ प्रधान होता है, पद का अर्थ प्रधान होता है, उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। अव्ययभाव समास शब्द की व्युत्पत्ति क्या है, तो अनव्ययम अव्यया संपद्यते इति अव्ययभावः। कहा कि जिसका व्यय ना हो, खर्च ना हो, संपादन हो, उसको अव्ययभाव समास कहते हैं। जैसे नोट में देख लीजिएगा,
अव्ययभाव समास होने पर जो समासिक पद बनेगा, ये इंपोर्टेंट है, यहां से प्रश्न बनता है। पद अव्यय बन जाता है, जो अव्ययभाव समास हो जाता है वो समासिक पद क्या हो जाता है, अव्यय हो जाता है, और वो नपुंसक लिंग एक वचन बनेगा, नित्य नपुंसक लिंग एक वचन हमेशा। तो कभी कभी प्रश्न ऐसे आता है, नित्य नपुंसक लिंग एक वचन ही डैश समासा किम अव्ययभाव। ठीक है, क्लियर है। आगे बात करते हैं, अव्ययभाव समास करने वाला सूत्र क्या है। ये हमने सूत्र लिखा है, थोड़ा अलग अलग करके लिखा है, अलग नहीं है बल्कि हम इसको मिला सकते थे, लेकिन फिर भी मैंने फिर इसको अलग किया। तो विभक्ति अव्ययम विभक्ति, ठीक है, विभक्ति अव्ययम विभक्ति समी समृद्धि वृद्धि अर्थाभाव अत्य असंप्रत शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा अनपूर्व योगपद्य सादृश्य संपत्ति साकल्य अंतवचनेषु। ये पूरा एक बहुत बड़ा सूत्र है और आपको दे देगा विभक्ति अव्ययम विभक्ति डैश डैश डैश। ये किसका सूत्र है, किस समास का सूत्र है, तो अव्ययभाव समास का। इसके अंतर कितने चीजें आएंगी, तो विभक्ति के योग में समास होगा, समीप समृद्धि विरद्धि अर्थाभाव अत्यया असंप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा अनपूर्व योगपद्य सादृश्य संपत्ति साकल अंतवचन। 16 प्रकार से हम लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ नहीं है, ज्यादा नहीं है, मैंने यहाँ पर अच्छे से आपको पीडीएफ बना के रख दी है, एक विग्रह भी कर दिया है जिससे कि आपको ज्यादा समस्या ना हो। तो विभक्ति है, विभक्ति में क्या होता है, हम विभक्ति को सबसे पहले देखते हैं। ठीक है, अब विभक्ति में इति आएगा, इति को हम आदि में परिवर्तित करेंगे। कैसे, हरऊ इति, ये समास विग्रह हुआ आदि हरि का, तो हरऊ इति, हरऊ में सप्तमी व्यक्ति है कि नहीं है, इति को हम किस में बदलेंगे, आदि में। इति को हम किस में बदलेंगे, आदि में। तो आदि में बदलेंगे, इसका पूर्व रूप हो जाए, मल्टीपल हो जाए, इधर का उधर उधर का इधर, तो आदि आएगा इधर और हरि जाएगा उधर, यहां रहेगा मूल शब्द हरि, तो आदि हरि बन जाएगा। हमेशा याद रखिएगा, मूल शब्द आदि हरि, अध्यात्मम अधिकोपम। क्लियर है, ये आपके अव्ययभाव समास के उदाहरण है। दूसरा समीप माने होता उप, उप ये प्रश्न बनता है, समीप, समीप का अर्थ होता उप, उप का अर्थ होता समीप। उप गंगम गंगाया समीपम। ठीक है, समीप को हम किस में परिवर्तित करेंगे, तो उप में करेंगे। ओके, और मूल शब्द यहाँ गंगाया षष्ठी व्यक्ति हमेशा प्रयोग ज्यादा से ज्यादा होती है। ठीक है, तो गंगाया, तो गंगायाम षष्ठी है, लेकिन यहाँ मूल शब्द क्या है, मूल है गंग, क्या गंग, तो उपगंगम। और जब हमने ये कहा है कि नपुंसक लिंग में बनेंगे, जो भी अव्ययभाव समास होंगे वो नपुंसक लिंग में बने, एक वचन में, तो गंगाया समीपम क्या हो जाए, उपगंगम उपनगरम उपकृष्णम उपकूलम उपतटम। तो तटानाम कूलानाम कृष्णानाम नगरानाम गंगानाम, गंगाया। ठीक है, नगरस्य कृष्णस्य कूलस्य तटस्य एक वचन का होगा। तो यहां समीपम उप की जगह समीप लगाते चलिएगा, स्वयं आपका हो जाएगा। आगे बात करते हैं समृद्धि। समृद्धि को हम किस में बदलेंगे, शु में, तो मद्राणाम समृद्धि। देखिए यहां मूल शब्द क्या, मद्र। ठीक, यहां समृद्धि को सु में बदल दिया, सु इधर आएगा, मद्र इधर जाएगा, तो बन जाएगा सुमद्र। ठीक है, अब ये नपुंसक लिंग बनेगा, तो नपुंसक लिंग में क्या आ जाएगा, मां आ जाएगा, तो बन जाएगा सुमद्रम सुभिक्षम। इसी प्रकार से यवनानाम वृद्धि, मतलब वृद्धि का जो है दुर में बदलेगा, वृद्धि किस में परिवर्तित करेंगे, दुर में, दुर उपसर्ग में। तो यवनानाम, यहाँ यवन शब्द है, यवन शब्द है, वृद्धि को हम दुर में बदलेंगे, तो दुर्यवनम, दुर्वेक्षम दुस्सकम दुराक्षसम। ये ऐसे कहीं भी उदाहरण आए अव्ययभाव समास के हो जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं अर्थाभाव। अर्थाभाव को किस में परिवर्तित करेंगे, निर में। तो देखिए मच्छकाराम, यहाँ मच्छिक शब्द है, कौन सा है, मच्छिक, मूल शब्द क्या, मच्छिक, षष्ठी व्यक्ति मक्खियों का अभाव, अभाव को हम बदलेंगे निर में, राका ऊर्ध्वगमन हो जाएगा, कहाँ, रेफ है, संधि पढ़े हो ना, बेसर्ग संधि, तो उसमें निर्मच्छकम हो जाएगा, निष्प्राणम निर्विघ्नम निर्मस्कम निर्जनम निर्दोषम। उसी प्रकार से अत्य है, अत्य को हम अति में परिवर्तित करेंगे तो हो जाएगा हेमस्य अत्यया, अत्य को हम अति लगा देंगे, अति इधर आएगा, यहाँ हेम बचेगा, तो अति हेमम अतिरोगम अतिशीतम। ये सभी अव्ययभाव समास के उदाहरण हो जाएंगे। अब असंप्रत क्या, निद्राराम, निद्रा संप्रत न योज्यते, इस पूरे को हम बदलेंगे अति में।
तो अतिनिद्रम निद्रा संप्रति न युज्यते, ठीक है, तो हम संप्रति न युज्यते इसको बदलेंगे अति में। ओके, मूल शब्द है यहाँ नेत्र, इधर करेंगे मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा अति नेत्र, अति निद्र, मां लग जाएगा तो अति निद्रम, अति निद्रम, अति स्वप्नम, अति कंबलम। करेक्ट, समझ रहे हो? एक एक पॉइंट को मैंने चुना, इस वीडियो को 2-3 बार देख लेना क्लास को, ठीक है, और नोट्स बनाना चाहे तो बना सकते हैं। आगे बात करें शब्द प्रादुर्भाव। शब्द प्रादुर्भाव जो होता है वो प्रकाश अर्थ में होता है। प्रकाश को हम इति में परिवर्तित करेंगे। किसमें करेंगे? इति में। तो हरि का हरि शब्द रहेगा, मूल शब्द हरि, प्रकाश को हम इति में परिवर्तित कर देंगे, इति आएगा इधर और हरि जाएगा इधर, तो हो जाएगा इति हरि, ठीक है। इति हरि में शब्द प्रादुर्भाव के योग में कौन सा समास हो जाएगा? विभाव। इति विष्णु, इति पाणिनि, इति ज्ञानम। क्लियर है? यहाँ हरि में विसर्ग नहीं आएगा क्योंकि यहां सीधा किया गया। ओके, हाँ। पश्चात को हम किस में बदलेंगे? अनु में। किसमें? अनु में। तो पश्चात को हम अनु में बदलेंगे, तो यहाँ विष्णु है। क्या है? विष्णु। पश्चात मूल शब्द क्या है? विष्णु है। मूल शब्द को याद रखिए, हमेशा समास जितने भी पढ़ेंगे विष्णु शब्द, पश्चात को हम अनु में बदलेंगे। अनु इधर आएगा, पश्च इधर जाएगा, तो बन जाएगा अनु विष्णु, अनुरामम, अनुरथम, अनुशिष्यम, अनुगोपाल। क्लियर है? मान लीजिए अनुरामम को हमने लिया, तो रामस्य पश्चात, रामस्य पश्चात सेम कर दो, षष्ठी व्यक्ति आ जाएगी। तो यहां मूल शब्द राम है, पश्चात को अनु बदलेंगे। अनु जो है इधर आएगा, राम इधर जाएगा, तो अनुराम, अनुरामम, क्योंकि नपुंसकलिंग बनेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। पॉइंट नंबर 10, यथा के 4 भेद होते हैं। पहला योग्यता, योग्यता को हम अनु में परिवर्तित करेंगे। तो रूपस योग्य, कहा कि जिसके चीज कोई योग्य हो। कहा कि सीधी सी बात अगर बात करें, कहते हैं ना कि वर वधू की अगर बात करें तो इसकी योग्य था, योग्य है या नहीं है। आप लोग देखते हैं बहुत सारे लोग जज करते हैं इसमें, कई 100 लोग जज करते हैं इसमें। ठीक है, तो कहा कि रूपस से योग्य हम, तो मूल शब्द रहेगा रूप, योग्य को हम बदलेंगे अनु, तो हो जाएगा अनु रूपम अनुगुणम। ठीक है, कहा कि आपके गुण के योग, आपके रूप के योग है कि नहीं है, तो ऐसे हो जाएगा। पॉइंट नंबर खा, यानी कि विप्सा अर्थ में बार बार द्योतित अर्थ में, विप्सा को प्रति में बदलेंगे, इसका अर्थ होता बार बार कोई चीज कहना। तो अक्षम, अक्षम प्रति, मूल शब्द का अक्ष, अक्ष है ना, अक्ष है, इसको प्रति में, प्रति का प्रति रहेगा तो प्रत्यक्षम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्योंकि इसमें यड़ संधि हो जाएगी। प्रत्यक्षम, प्रत्येकम, प्रतिग्राम, प्रतिदिनम, प्रत्यर्थम, प्रतिजनम, प्रतिछात्रम, प्रतिदिशम। अब बहुत लोग सोच रहे हैं ये जल्दी बहुत है, थोड़ा आराम से। तो मैं आपको बता दूं, मैंने इतने उदाहरण दिए हैं, जो एग्जाम्पल मैंने दिए, एग्जाम्पल, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िए, आपका क्वेश्चन यहां से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, इतने एग्जाम्पल भी आप अच्छे से कर लेते हैं तो काम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ एकम एकम हो जाएगा, एकम एकम, दिनम दिनम, अर्थम अर्थम, ठीक है, जन्म जन्म, छात्रम छात्रम, दो बार, दिशम दिशम। ठीक है, तो ये आपके प्रति बाद में लग जाएगा सभी में, अर्थम अर्थम, दिनम दिनम, ग्रहम ग्रहम, एकम एकम, अक्षम अक्षम, जन्म जन्म, छात्रम छात्रम छात्रम, दिशम दिशम। ठीक है, तो ये विप्सा अर्थ में हो जाएगा। पदार्थ अनत विरक्ति, गा नंबर है तीसरा, अनत क्रम को हम यथा बदलेंगे। शक्ति का शक्ति रहेगा। इसमें आप लोगों को मैं बता दूं, एक उदाहरण आपको मिलेगा यथा शक्ति, और एक उदाहरण मिलेगा आपको यथा शक्ति। तो हमेशा याद रखिए ये वाला सही होगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां विसर्गें नहीं लगती हैं। तो यहां शक्ति को शक्ति रखेंगे, इतनी शक्ति है ना। हाँ, अनत क्रम को हम यथा में बदलेंगे, यथा का मल्टीपल करेंगे, इधर का उधर, तो यथा शक्ति। ठीक है, मेरे शक्ति जैसा, यथा बलम, मेरे बल जैसा, मेरे समय जैसा, मेरी बुद्धि जैसा, मेरे ज्ञान जैसा। ठीक है, क्लियर?
तो ये यथा ज्ञानम, यथा बुद्धि, यथा समय, यथा, वैसे देख के आप पहचान लोगे, लेकिन मैं समास विग्रह की भी बात कर रहा हूं। लास्ट है यथा के योग में सादृश्य को सा में परिवर्तित करेंगे, हरे सादृश्यम, ठीक है, रूपस्य सादृश्य, सादृश्य को सु में बदलो, यहां मूल शब्द रूप, यहां हरि शब्द, तो सहरि स्वरूपम। ओके, आगे बात करते हैं 11 आन पूर्व। आन पूर्वेण को हम अनु में परिवर्तित करेंगे, ये थोड़ा बढ़ते क्रम में, छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा। ज्येष्ठम आन पूर्वेण, आन पूर्वेण को हम अनु में करेंगे तो हो जाएगा अनुज्येष्ठम, ज्येष्ठ बड़ा है, अनुवर्ण से अन पूर्वेण, अनुवर्णम, वर्ण में बड़ा है, वर्ण माने जाति में बड़ा है, ठीक है, यहाँ जाति से बोध है। योग पद का अर्थ होता है युगपद, मतलब सा में परिवर्तित करेंगे, किसी के साथ बात कही जाए पूरी कंप्लीट, चक्र के साथ, हर्ष के साथ, हंसते हुए, कहते हैं अरे यार क्या बात है, मस्ती से कहो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो चक्रेण युगपद क्या हो जाएगा, चक्रेण युगपद, युगपद को हम बदलेंगे सा में, सा को इधर करेंगे, मूल शब्द रहेगा चक्र, तो सचक्र, और नपुंसक लिंग में जाएंगे तो सचक्रम सहर्षम, क्लियर हो जाएगा ये सब। आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 13 सादृश्य। सादृश्य को हम किसी की तुलना की जाए, सदृशा सख्या, कहा कि मेरा सखी के समान है, मित्र के समान है, ओके। तो यहां पर सदृशा जो है इसको हम सा में परिवर्तित करेंगे, और सखा का सखी शब्द है, मूल शब्द सखी है, तो स सखी, सहर्षेण, सदृशा हर्षेण, सहर्षेण, सहर्षम। संपत्ति को सा में बदलेंगे, मतलब संपत्ति के साथ, ठीक है। तो यहां हम लिख दूं छत्राणाम, क्षत्रियों की संपत्ति, ठीक है, छत्राणाम संपत्ति, तो मूल शब्द है छत्र, मूल शब्द क्या है छत्र, और यहां रहेगा सा को इधर करेंगे, छत्र को इधर, तो बन जाएगा सछत्र। जब सछत्र बन जाएगा तो नपुंसक लिंग में जाएगा, तो सछत्रम, ओके, संपत्ति के योग में। आगे बात करते हैं, ये आपकी लास्ट स्लाइड है जो 16 प्रकार हुए थे। साकल्य, साकल्य साकल्य की अर्थ जो होता अपि अपरित्यज्य को, अपि अपरित्यज्य, यानी अपि अपरित्यज्य को हम किस में बदलेंगे, सा में। त्रणम का तृण मूल शब्द है तृण, सा इधर, तृण इधर, तो सतृणम, ठीक है। अंत बचने का, अंत में, अंत मतलब पर्यंतम, कहा कि मैं 1 महीने में, कहा कि जब तक अग्नि चलेगी तब तक ग्रंथ पढ़ लेंगे, कहा कि जब तक लाइट रहेगी तब तक मैं पढ़ लूंगा, जब तक आपका कोई कार्य हो रहा हो उससे पहले तब तक हम कर लूंगा, तो ये सारी चीजें पर्यंत होता है। तो पर्यंत से को सा में बदलेंगे, अग्नि ग्रंथम पर्यंतम, कहा कि इसका क्या होगा, अग्नि ग्रंथ पर्यंतम, ठीक है। कहा कि जब तक अग्नि जलेगी तब तक हम ग्रंथ को पढ़ लेंगे, अग्नि के अंत तक, तो हो जाएगी ग्रंथ पर्यंत जो है इसको सा में बदलेंगे, यहाँ अग्नि का यहाँ मैं लिख देता हूँ, शा अग्नि हो जाएगी, ठीक है। ये आ और सा में आया उसको दीर्घ हो जाएगा तो बन जाएगा साग्नि, क्या बन जाएगा, साग्नि, ठीक, क्लियर है। ये आपके थे 16 भेद। अब कुछ अपवाद हैं, उनको भी देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, कुछ भी छोड़ने वाले नहीं। आज हम लोग अव्ययभाव समास को क्लियर कर लेंगे इस क्लास में, क्योंकि थोड़ा बड़ा है, ठीक है, हाँ, इसलिए नोट है बहुत ही शानदार। नदी वेश्य, नदीवाची शब्दों के साथ संख्यावाची शब्दों का समास होता है। भाई जो संख्यावाची शब्द है वो नदीवाची शब्दों के साथ समास होता है, और वह अव्ययभाव समास कहलाता है। कैसे कहलाता है, प्रश्न ये उठा। तो पंचगंगम द्वयम्नम सरत नर्मदम, जैसे आपका समास विग्रह होगा, पंचानाम गंगा नाम समाहारा, ठीक है। तो यहां पंच माने 5 होना चाहिए द्विगु समास, क्योंकि पहला पद संख्यावाची है,
होना चाहिए द्विवचन समास, पहला पद संख्यावाची है। तो यहां अभिभाव कैसे, तो फिर सूत्र आता है नदी विषय। इन्होंने कहा नहीं, जो भी नदीवाची है, गंगावाची है, ठीक है, उन सभी शब्दों में क्या होगा, अव्ययभाव समास होगा। तो यहां मूल शब्द रहेगा पंच, यहां रहेगा गंग, तो पंच गंगम, ठीक है। द्वयोः यमुनयोः समाहारा, ठीक है। कहा कि दो यमुना का समूह, तो यहां यमुनावाची होने के कारण, यहां गंगावाची होने के कारण क्या हो जाएगा, अव्ययभाव समास हो जाएगा, ठीक है। तो दो यमुनम सरत नर्मदा, कहा कि सरत माने सरता नदी, नर्मदा माने नर्मदा नदी। तो नदीवाची चाहे आपका गंगावाची हो, तो इन सभी में क्या होगा, अव्ययभाव समास हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं अगले पॉइंट की तरफ, थोड़ा इसको समझना। अभिभावे प्रभृतिभ्या, अव्ययभाव समास में सरद आदि शब्दों के समासांत टच प्रत्यय होता है, तो उसको हम अव्ययभाव समास कहते हैं। टच प्रत्यय होगा, ठीक है, सरद इत्यादि। तो सरद में देखिएगा, ये सरद शब्द है, क्या है, सरद शब्द है, तो मैं इसका सरदः समीपम, सरदा समीपम, ठीक है। सरद शब्द से टच प्रत्यय हो जाता है, टच में आ से बचता, सरद मिल जाता है। तो समीप को हम किस में बदलेंगे, उप में, ठीक। सरद शब्द है, विसर्ग का लोप हो जाता है, तो जाएंगे ये इधर करेंगे, तो उप सरद, नपुंसक लिंग होगा तो उप सरदम, ठीक, टच प्रत्यय। प्रतिविपासम, तो प्रतिविपासम का क्या होगा, विपासम, ये सरद आदि शब्दों के अंतर्गत आता है। विपासम, विपासम प्रति, ठीक है, तो बन जाएगा प्रति विपासम, इसमें भी टच प्रत्यय हो जाता है। दो उदाहरण याद रखिएगा। सूत्र कौन सा है, अभिभाव सर प्रति प्रभृतिभ्या, इस सूत्र से। अगला सूत्र है अनश्च, जिस अव्ययभाव समास के अंत में अन होता है उसमें टच प्रत्यय होता है। जैसे आपका राजन शब्द है, जैसे आपका राजन शब्द है, राजन के अंत में अन है, इस समुदाय में टच प्रत्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टच प्रत्यय हो जाएगा। समास विक्रिया क्या होगा, वही हो गया राज्ञा समीपम, ये आप लोग थोड़ा याद रखिए, तो बन जाएगा उप राजम, वही समीप को उप में परिवर्तित करेंगे। आगे बात करते हैं, और ये लास्ट सूत्र है, आप लोग जो है परेशान मत होइएगा। उम्मीद करता हूं 30-35 मिनट की क्लास बहुत अच्छे से आप ले सकते हैं, इसलिए मैं आपको कवर करा रहा हूं। नपुंसकादन्य तरश्याम, ये कहता अन अंत वाला जो नपुंसक लिंग शब्द है, अन अंत वाला जो नपुंसक लिंग शब्द है, उस अव्ययभाव समास के अंत में विकल्प से टच प्रत्यय होता है। क्या होता है, विकल्प से टच प्रत्यय होता है। तो मतलब एक बार होगा, एक बार नहीं होगा। जब होगा तब क्या बनेगा, जब नहीं होगा तब क्या बनेगा। तो भैया अन अंत वाला, तो यहां है चरमन शब्द। कौन है, चरमन शब्द। तो इसके अंत में अन है कि नहीं है। और चरमन जो शब्द है ये नपुंसक लिंग भी है, ठीक है, नपुंसक लिंग भी है। तो इसमें विकल्प से टच प्रत्यय हो जाएगा। टच प्रत्यय हो जाएगा, बन जाएगा जैसे उपसर्दम बना था वैसे ही उपचरमम बनेगा। ये टच प्रत्यय होने पर, जब नहीं होगा तो बनेगा उपचर्म, ठीक है। तब क्या बनेगा, उपचर्म। बस ये थे आपके इंपोर्टेंट। समास विग्रह सेम होगा, बराबर होगा, ओके। जब टच प्रत्यय होगा तो उपचर्मम, और नहीं होगा तो उपचर्म, ठीक है। तो ये थे अव्ययभाव समास के महत्वपूर्ण उदाहरण। आपका अव्ययभाव समास इसी क्लास में लास्ट है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, समाप्त हो गया है। आगे जब बढ़ेंगे तो हम तत्पुरुष समास की बात करेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से। आप लोग बिल्कुल पढ़ के आ सकते हैं, शानदार तरीके से हम लोग समासों को कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो हाँ, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों, लहरों से
डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये पंक्तियां हैं हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा लिखित हैं, और इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं स्टार्ट करता हूं आज की एक बेहतरीन वीडियो। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको मनोसामाजिक सिद्धांत पढ़ाऊंगा। दोस्तों यकीन मानिएगा, कितना भी कठिन आपको ये मनोसामाजिक सिद्धांत क्यों ना लगता हो, लेकिन दोस्तों आज की वीडियो देखने के बाद आप भी कहेंगे हाँ सर समझ में आ गया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं भैया आज की वीडियो, मनोसामाजिक सिद्धांत। अच्छा, ये आपको पता है कि मनोसामाजिक सिद्धांत किसने दिया था? पता है क्या आपको? नहीं पता ना? नहीं पता तो चलिए हम आपको बता देते हैं। मनोसामाजिक सिद्धांत जो है वो एरिक्सन ने दिया था। इसके प्रवर्तक कौन है दोस्तों? एरिक्सन। ठीक है, और एरिक्सन महोदय जो थे वो आपके नव फ्रायडवादी थे, नव फ्रायडवादी मनोवैज्ञानिक माने जाते थे। तो एक प्रश्न आपका यहां से भी बनता है। पहला प्रश्न बनता है कि मनोसामाजिक सिद्धांत किसने दिया, तो आपका आंसर होगा ये आपका एरिक्सन महोदय। दूसरा प्रश्न आपका बनता है कि भैया नव फ्रायडवादी कौन कहलाते हैं, तो आपका आंसर होगा एरिक्सन। इनकी कृति यानी कि इनकी रचना दोस्तों कौन सी है? इनकी रचना है दोस्तों यहाँ पर चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। कौन सी है? चाइल्डहुड एंड सोसाइटी दोस्तों इनकी रचना है, जो कि इन्होंने 1963 ईस्वी में लिखी थी। ठीक है दोस्तों, वे फ्रायड के सिद्धांत का समर्थन करते हैं, लेकिन इन्होंने फ्रायड की तरह कामुकता को महत्वपूर्ण नहीं माना है। अब आप लोग कहेंगे सर सिगमंड फ्रायड की अगर हम लोग बात करेंगे तो इन्होंने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था। सिगमंड फ्रायड ने कहा था कि शैशवावस्था में बालकों में कामुक प्रवृत्ति पाई जाती है, जिस प्रकार से अपना अंगूठा चूसता है वो कामुक प्रवृत्ति को दर्शाता है। लेकिन बाकी मनोवैज्ञानिकों ने क्या किया था, इनको भला बुरा कहा था कि यार कैसी बात करते हो आप, ऐसा कैसे हो सकता है, ये भलाना ढिंकाना। ठीक है, तो इन्होंने भी दोस्तों कामुकता को महत्वपूर्ण नहीं माना। बाकी वो फ्रायड के समर्थन करते थे सिद्धांत का। जो बर्फ से की थी तुलना, है ना, ईगो सुपर ईगो के बारे में आप जानते होंगे। ठीक है, पढ़ाऊंगा उसको, नहीं जानते तो। इनके सिद्धांत में व्यक्तिगत, सामवेगिक तथा सांस्कृतिक या सामाजिक विकास को समन्वित किया गया है। इसे मनोसामाजिक सिद्धांत कहा जाता है, साइको सोशल थ्योरी। ठीक है, इस सिद्धांत को कुछ मनोवैज्ञानिकों ने जीवन अवधि विकास का सिद्धांत भी कहा है। तो एक प्रश्न और बनता है कि जीवन अवधि विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो आप कहेंगे सर ये एरिक्सन महोदय ने दिया। एरिक्सन ने चाइल्डहुड एंड सोसाइटी में स्पष्ट किया है कि मनुष्य केवल जैविक और मानसिक प्राणी ही नहीं है, बल्कि एक सामाजिक प्राणी है। करेक्ट दोस्तों, एरिक्सन ने इस सिद्धांत में पूरे जीवन अवधि को 8 विभिन्न अवस्थाओं में डिफाइन किया है। अब यहां से ही आपका जो है ना चैप्टर स्टार्ट होता है। ज्यादातर खास बात तो यहीं से स्टार्ट होती है आपकी। ठीक है, क्योंकि लगभग 2-3 मिनट मैंने निकाल दिए यहाँ से, तो सबसे ज्यादा मेन चीज तो आपकी यहीं से स्टार्ट होती है। ये जो 8 अवस्थाएं हैं, जो 8 चीजें हम लोग आपको बताने वाले हैं, 8 पॉइंट बताने वाले हैं, ये कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सर देखो, पहला आपका क्या रहेगा? पहला रहेगा आपका विश्वास बनाम अविश्वास। लिखने में त्रुटियां हो सकती हैं, जो टाइपिंग लिखी हुई है, यहाँ पे टाइपिंग बनी हुई है, बट आप लोग जो है अपने हिसाब से अच्छा करेंगे। पहला कौन सा है? विश्वास बनाम अविश्वास। दूसरा कौन सा है? स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता। तीसरा है पहल शक्ति बनाम दोषिता। फोर्थ है आपका परिश्रम बनाम हीनता। 5 नंबर रहेगा आपका यहाँ पर अहम पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति। 6 नंबर रहेगा घनिष्ठता बनाम अलगाव। 7 रहेगा सृजनात्मकता बनाम स्थिरता। और 8 रहेगा संपूर्णता बनाम हताशा। लेकिन सर आपने ये बता तो दिया, लेकिन इनके बारे में तो डिफाइन करो, तभी तो समझ में आएगा। हाँ जी, चित्रों के माध्यम से समझाऊंगा, परेशान क्यों हो रहे हैं आप लोग। देखो, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं विश्वास बनाम अविश्वास। देखो, ट्रस्ट वर्सेस मिस ट्रस्ट। ठीक है,
तो गाइज देखिएगा यहाँ पर जो दो पिक्चर आप लोग देख पा रहे होंगे। एक पिक्चर में आप लोगों ने देखा कि एक माता जो है अपने बच्चे को खिला रही है, उसने उसको कांधे पर बैठा रखा है, ठीक है, और एक बच्चा रो रहा है, अकेला है। क्यों? इसको प्यार नहीं मिल रहा, इसको प्रेम मिल रहा है, इसलिए नहीं रो रहा है। जान लेते हैं। ये अवस्था जो चलती है वो आपकी जन्म से 18 माह तक चलती है। कैसे अवस्था है आपकी? बच्चों को अपनी माता को देखकर उचित स्नेह व प्रेम मिलता है, जो उसमें विश्वास का भाव विकसित करता है ना। यानी कि जब अपना बच्चा जो है अपनी मम्मी को देखता है तो उसको देखकर उसमें स्नेह व प्रेम मिलता है उससे, तो उसमें ट्रस्ट पैदा होता है। लेकिन जब माता पिता बच्चों को रोते बिलखते हुए चिल्लाते हुए छोड़ जाते हैं तो माता पिता के प्रति उसमें अविश्वास और हीन भावना विकसित हो जाती है। यानी कि ये तो मम्मी जो है ना, ये जो मम्मी है पिक्चर में जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे, तो ये जो है अपने बच्चे को लेकर जा रही है, तो खुश है बच्चा, लेकिन इसको छोड़ गए, यार यहीं पे रह जा, कहीं मत जा, कहते हैं ना यहीं पे रह, तो बच्चा पूरे दिन रोता रहता है, पूरे दिन रोता रहता है। तो इसमें क्या हो गया? इसमें अविश्वास जागृत हो गया। लेकिन पहले वाले में क्या हो गया? इसमें विश्वास जागृत हो गया। समझ गए? विश्वास बनाम अविश्वास के बारे में समझ गए आप लोग? समझ गए होंगे। चलिए हम लोग बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। दोस्तों सेकंड पॉइंट आपका रहेगा स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता। ठीक है, स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता। अब दो पिक्चर आपके समक्ष फिर से रखे गए हैं। पहले पिक्चर में देखो, मैं एक बार हट जाता हूं यहां से, कभी आपको दिख नहीं रहा हो दूसरा पिक्चर। देखो पहले पिक्चर में क्या है ना, एक बच्चा अपनी शर्ट के बटन खुद ब खुद लगा रहा है, लेकिन दूसरी पिक्चर में क्या कर रहा है? उसके पिताजी उसको डांट रहे हैं। ठीक है, ये क्या मामला है भैया, थोड़ा सा समझाइएगा। मैं आपको बता दूं कि ये अवस्था जो चलती है वो 17 से 3 वर्ष तक, अर्थात 17 माह से, इसको माह लिख लेना, 17 माह से 3 वर्ष तक अवस्था चलती है। इस अवस्था में बालक अपने आप भोजन करना, कपड़े पहनना इत्यादि दूसरों पर निर्भर रहना नहीं चाहता। वो सोचता है कि मैं अपने आप कपड़े पहन लूंगा, अपने बटन खुद लगा लूंगा, ठीक है। और दूसरी तरफ क्या होता है, उसके माता पिता सख्त होते हैं। वो कहते हैं हाँ तुम पहन लोगे कपड़े अपने आप, तुम्हारे बस की है पहनना, तुम बटन लगा लोगे, अर्थात उसको डांट देते हैं। ठीक है, तो मतलब वो अपने बच्चे की योग्यता पर शक करते हैं, जिसके कारण बच्चे के अंदर जो है वो लज्जा का अनुभव वो करने लगते हैं। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों जैसे कि आप लोग पिक्चर में देख पा रहे होंगे, बच्चा जो है ये डांट रहा था इसको, तो आगे से दोस्तों ये कार्य नहीं करेगा, आगे से वो अपने आप वस्त्र नहीं पहनेगा। ठीक है, समझ गए? ये लज्जाशीलता के बारे में समझ गए ना? समझ गए? स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता समझ में आ गया होगा। तीसरा पॉइंट देख लीजिएगा आप लोग। इसमें भी मैंने 2 पिक्चर दिए हैं यहाँ पे, इसमें भी दोस्तों 2 पिक्चर मैंने यहां पर दिए हैं। देखो पहले पिक्चर में 3 बच्चे एक साथ खेल रहे हैं, और खेल रहे हैं दोस्तों, बहुत खुश हैं। लेकिन दूसरी पिक्चर में क्या हो रहा है, एक पिताजी कह रहे हैं हाथ पकड़ के इसके कि अगर तूने ऐसा किया तो रैप्टे बहुत ज्यादा लगेंगे, है कि नहीं? तो दोस्तों इसमें क्या होता है, ये है आपका तीसरा पॉइंट, पहल शक्ति बनाम दोषिता। ये आपकी 3 वर्ष से 5 वर्ष तक चलती है। यहां पर जब ये बच्चे हैं ये खिलौनों से खेल रहे हैं और खिलौनों को अलग भी कर रहे हैं। जैसे कि आपकी एक सीटेट के एग्जाम में प्रश्न था कि एक बच्चा जो है वो खिलौनों को तोड़ लेता, तोड़ का मतलब आगे पीछे कर देता है, उसके पुर्जों को खोल कर देखता है। अगर मान लीजिए पुर्जों को खोल कर देख रहा है तो क्या वो सीख नहीं रहा? सीख रहा है ना। तो दोस्तों यह बच्चों का प्राक स्कूली वर्ष होता है, प्री स्कूल ईयर्स मैं कह सकता हूं। ये अवधि बालक की पूर्व आरंभिक अवस्था या बाल अवस्था होती है। मेरे प्यारे साथियों, माता पिता बच्चों को जिंदगी के सभी नए नए खोज करने की प्रेरणा देते हैं, और जब माता पिता पहल करने पर उनकी आलोचना या दंड देना चाहते हैं या देते हैं तो बच्चों में दोष भाव उत्पन्न हो जाता है। अर्थात दोस्तों यहां पर देखिएगा, ये जो खिलौनों को अलग भी कर रहे हैं, ठीक है, अलग अलग करके देख रहे हैं, तो इससे क्या होगा, इसमें क्रिएटिविटी आ रही है इन बच्चों में।
तो कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे ये। लेकिन ये वाले पिताजी कह रहे हैं कि बेटे कल ही लेकर आया था 100 रुपए का इस सामान को, तोड़ दिया, आज के बाद नहीं लाऊंगा, 2-4 झपटे और मार देते हैं उसके। तो अगली बार ये बच्चा क्या करेगा, अगली बार बच्चा दोस्तों जो भी खिलौना लेकर आएंगे पिताजी, ना तो उसको क्रिएटिविटी रहेगी, उसको अलग करके देखेगा, ठीक है, तो उसमें क्रिएटिविटी भाग जाती है, या देखिए दोस्त की भावना उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, समझ आ गया आपके? समझ आया कि नहीं आया? आया होगा, आई होप आपको समझ में। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बस 3-4 पॉइंट और डिस्कस करते हैं। 4th पॉइंट आपका ये रहेगा, इसमें भी 2 पिक्चर आपकी स्क्रीन पर हैं। ठीक है, आपकी बार तो चलो आ जाते हैं हम। एक तीसरी पिक्चर मेरी है, वो तो मैं हूं गाइस। ठीक है, तो परिश्रम बनाम हीनता, परिश्रम बनाम हीनता, ये अवस्था चलती है 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था। इस अवधि को हम लोग उत्तर बालावस्था के नाम से भी जान सकते हैं। यानी कि जब बच्चों को पहल से उत्पन्न नई अनुभूतियां मिलती हैं, उसमें दोस्तों अपनी ऊर्जा को यानी कि अपनी ऊर्जा को नए ज्ञान अर्जित करने में लगते हैं, इससे परिश्रम की संज्ञा मिलती है। अब पिक्चर के माध्यम से समझो, डेफिनेशन के माध्यम से आपको ये समझ में नहीं आया होगा। पिक्चर आप लोगों को 2 दिख रही हैं। एक पिक्चर में एक बच्चा बहुत खुश है, लेकिन ये बच्ची जो है ना दूसरी पिक्चर में डैडी सहमी हुई है। क्यों? ऐसा क्यों सर? गाइज, जब स्कूल में कार्य मिलता है, ठीक है, जो परिश्रम करता है, परिश्रम करता है दोस्तों, तो स्कूल से मान लीजिए इसको जो है ना स्कूल से कार्य मिला है बच्चे को, इसने पढ़ लिया, इसने स्कूल में जाकर सुना दिया, तो टीचर ने शाबाशी दे दी, बहुत खुश है बच्चा ये। लेकिन दूसरी वाली जो बच्ची है यहाँ पर सेकंड वाले में, इसने याद नहीं किया, इसने दोस्तों परिश्रम नहीं किया, परिश्रम इसका कम रह गया, तो ये जो ना सुना नहीं पा रही है, तो अपने आप में हीन महसूस कर रही कि यार मैं नहीं सुना पाई इसको। ठीक है, अर्थात लेकिन जब स्कूल में आने वाली चुनौती से असफलता मिलती है, तब बालक में हीनता का भाव उत्पन्न हो जाता है। यानी कि ये आपकी ये जो लड़की है ये असफल हो रही है, और लड़का जो है यहाँ पर सक्सेस हो रहा है। ठीक है, परिश्रम बनाम हीनता। ठीक है, चलिए 5 नंबर कहता है आपका अहम पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति। ये अवस्था 12 से 18 वर्ष तक चलती है। यह किशोर अवस्था का काल है। इस समय व्यक्ति को इन प्रश्नों का सामना करना पड़ता है। किनका? वो कौन है, किससे संबंधित है, उनका जीवन कहां जा रहा है। ठीक है, व्यवसायिक, रोमांटिक। अब ये समझिएगा, ये बच्चा है, यानी कि वैसे अपने इंडिया में होता तो इसकी बहुत बड़ी बड़ी मूछें होती, दाढ़ी वगैरह होती है ना, लेकिन गाइस ये बाहर का व्यक्ति है, तो वैसे जवान व्यक्ति हो चुका है, व्यस्त हो चुका है। उधर उनके पिताजी बैठे हैं, बच्चे को देख रहे हैं कि यार हमारा बच्चा कैसे कर रहा है। तो आप लोग जानते हैं कि किशोरावस्था में क्या होता है, आंधी तूफान की अवस्था होती है। देखो इसमें क्या होता है, देखो सबसे पहले प्रेम, प्रेम की तरफ आकर्षित होता बच्चा। इसमें व्यवसाय, ये भी देखना पड़ता है, माता पिता, ठीक है, स्टडी, जॉब, व्यवसाय भी कह सकते हैं, जॉब भी कह सकते हैं, और फ्रेंड सर्किल। ठीक है, फ्रेंड सर्किल यानी कि तमाम प्रकार से ढका हुआ होता है, घिरे हुए होता है। अब बेचारा करे तो करे क्या। उधर दोस्तों इसको भी टाइम देना, इसको टाइम नहीं दोगे तो जॉब कैसे लगेगी, माता पिता की नहीं सुनोगे तो दिक्कत आ जाएगी, और सबसे ज्यादा सोना बाबू की नहीं सुनोगे तो सबसे ज्यादा दिक्कत आ जाएगी, है ना। तो कहने का तात्पर्य रहेगा अहम पहचान। बालक जो है अपनी पहचान बनाना चाहता है, उसकी भूमिका क्या है उसको जानना चाहता है। ठीक है, और इस अवस्था में आकर दोस्तों बच्चा जो है वो गलत चीजों की तरफ ज्यादा आकर्षित होता है। तो ऐसे में आवश्यकता होती है माता पिता को उनको समझाने। ठीक, घनिष्ठता बनाम अलगाव। पिक्चर दिख रहा है आपको, मेरे पीछे वाला पिक्चर आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं गायब हो जाता हूं। दोस्तों ये जो घनिष्ठता बनाम अलगाव है, ये 18 से 35 वर्ष की अवस्था तक चलता है। ये आरंभिक वयस्क अवस्था होती है, इसको हम लोग युवा अवस्था के नाम से भी जानते हैं। इस अवस्था में व्यक्ति के दूसरों के साथ
धनात्मक यानी कि पॉजिटिव रिलेशन बनाता है। सब व्यक्तियों में दूसरों के साथ घनिष्ठता का भाव विकसित होता है, तो दूसरों के लिए अपने आप को समर्पित कर लेता है। और जब दूसरों के साथ घनिष्ठता विकसित नहीं कर पाता तो वो सामाजिक रूप से अलग, सोशली अलग हो जाता है। अर्थात इस अवस्था में घनिष्ठता बनाम अलगाव। अब नहीं समझ पाए आप लोग, समझिएगा आप लोग। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, तो गाइज इसको जो है दोस्त मिल जाता है, या मान लीजिए ये लड़की है, हम लोग गर्ल भी कह सकते हैं इसको, बॉय भी कह सकते हैं, कुछ भी मान लीजिए, एग्जाम्पल देकर मैं समझा रहा हूं दोस्तों, अलग गलत मत समझना आप। मान लीजिए एक लड़का है, तो इसको जो है महिला मित्र यानी कि इसकी उम्र की महिला यानी कि जो लड़की है, क्या हो जाता है दोस्तों, इससे इसकी दोस्ती हो जाती है। ठीक है, तो वो क्या बनाता है, पॉजिटिव संबंध बनाता है। दोस्तों पॉजिटिव संबंध का मतलब ये होता है कि दोस्त ही रहते हैं, ये नहीं है कि भैया वो मतलब पति पत्नी हो गई या वो अलग चीज हो गई, वो दोस्त ही रहते हैं यहाँ पर। धनात्मक संबंध जब यानी कि एक दूसरे के साथ घनिष्ठता स्थापित कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे आप लोग इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे, दोनों एक साथ हैं। ठीक है, अभी चल रहा है इनका भैया, सोना बाबू चल रहा है इनका, लेकिन अगर इन दोनों के विचार अलग हो जाएंगे, इसके विचार अलग, इसके विचार अलग, तो बेचारे का दिल टूट जाएगा। इस प्रकार से ये अकेला हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अलग हो जाएगा, यानी कि वो अलगाव की स्थिति में चला जाएगा। घनिष्ठता बनाम अलगाव, यहां पर घनिष्ठता है लेकिन यहां पर अलगाव। ठीक है, समझ आया, आ गया होगा। इसके बाद रहेगा सृजनात्मकता बनाम स्थिरता। सिंपल है आपका, ये 35 से 65 वर्ष की अवस्था होती है, और इसको हम लोग जो है मध्य वयस्क अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में व्यक्ति अगली पीढ़ी के लोगों के कल्याण तथा उस समाज के लिए जन्मात्मकता में उत्पादकता शामिल करता है। अर्थात जैसे पानी, अर्थात जल ही जीवन है, जैसे कहते हैं ना जल ही जीवन है, तो कुछ व्यक्ति जो है जल को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, और कुछ व्यक्ति जैसे नदी है, गंगा है, तो उनको साफ सफाई करने का कार्य कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आने वाली पीढ़ी को दोस्तों वो चीजें स्वस्थ मिलनी चाहिए। पर्यावरण को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो आने वाली पीढ़ी है उसको बेटर चीजें मिल सके। ठीक है, यानी कि सृजनात्मकता बनाम स्थिरता। लेकिन जब व्यक्ति को जननात्मकता की चिंता उत्पन्न नहीं होती तो इसमें स्थिरता आ जाती है। सृजनात्मकता जब आती है दोस्तों, जब वो चीजों को बेटर करता है ना, यानी कि अगली पीढ़ी के कल्याण के लिए सोचता है। लेकिन कहता है अरे यार चलो कोई नहीं है, देखा जाएगा यार, मैं तो, मेरी उम्र कितनी है, मेरी 40-50 साल, मेरी जितनी उम्र है 60-70 साल, मैं तो जी लूंगा जब तक तो पानी रहेगा। लेकिन तो वो उसमें क्या कहेगी, वो स्थिरता रहेगी। ठीक है, सृजनात्मकता कब रहेगी, जब वो सोचेगा दूसरों के बारे में, बचाएगा भी। और लास्ट एज जो रहेगी आपकी संपूर्णता बनाम हताशा। अब मैंने एक पिक्चर लिया है यहाँ पर दोस्तों, एक ये वृद्ध व्यक्ति है। वृद्ध व्यक्ति दोस्तों जा रहे हैं। ठीक है, वृद्ध व्यक्ति जा रहे हैं। इस अवस्था में 65 वर्ष के बाद से प्रारंभ होकर मृत्यु तक अवस्थाएं चलती है। इसको बुढ़ापा की अवस्था भी कह सकते हैं। अब ये जो व्यक्ति जा रहे हैं, सोचते हुए जा रहे हैं कि यार मैंने जो पुराना समय है उसको याद करता है। एक तो पॉजिटिव चीजें होती हैं, एक नेगेटिव चीजें होती हैं। अब वो पहले पॉजिटिव चीजें याद करते हैं कि यार मैंने ये वाला कार्य किया, बहुत अच्छा कार्य किया, है ना, तो खुश हो जाते हैं उसको सोचकर, संपूर्णता रहती है उसमें। लेकिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं दोस्तों जो उनसे नहीं हो पाते। ठीक है, या अधूरे रह जाते हैं, या उनसे गलत हो जाते हैं, तो उनमें दोस्तों क्या है, धनात्मक एनर्जी उत्पन्न हो जाती है, यानी कि नैराश्य का भाव उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, ऋणात्मकता का भाव उत्पन्न हो जाता है। तो जिस प्रकार से दोस्तों जब व्यक्ति खत्म होता है, जब कुछ व्यक्ति तो अचानक से एकदम से खत्म हो जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति बीमारी के कारण खत्म होते हैं ना, तो उनके सामने सारी चीजें चलती रहती हैं कि यार मैंने ये लाइफ में ये चीजें गलत की, मैंने ये सही की। अगर सही की होंगी तो दोस्तों खुशी खुशी वो व्यक्ति मर जाएगा। अगर गलत की होंगी दोस्तों तो बार बार उसे पछतावा रहेगा कि काश थोड़ा सा और जी जाऊं, मैं अपनी लाइफ को थोड़ा सा मैं अच्छे कार्य करके जाऊं। ठीक है, तो ये चीजें आपकी होती हैं, यानी कि संपूर्णता बनाम हताशा। और गाइज आपको ये वीडियो कैसी लगी अपना कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दिया करें।
तो मिलते हैं साथियों एक नए सेशन में, नए टॉपिक में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सही होंगे, अच्छे होंगे, उम्मीद करता हूं। तो जल्दी से सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और देख लीजिए, हम लोग बात कर रहे हैं समास प्रकरण की लेकर, ठीक है। समास प्रकरण को लेकर बात कर रहे हैं, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो समास प्रकरण में हम लोग देख चुके थे अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास। ये आपका अंतिम समास है और समास 6 है, 6 में से अंतिम समास है बहुब्रीहि समास, ठीक है। तो इनके बाद पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। देखिए यहाँ से आपके कहीं ना कहीं प्रश्न देखने को मिल ही जाते हैं, और जिस तरीके से आपने कवर किया है और मैंने आपको क्लासेस दी हैं, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली है। सूत्र है अन्य पदार्थ प्रधानो बहुब्रीहा। इस सूत्र से सारी चीजें क्लियर होती हैं। ओके, इस सूत्र से सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। क्या हो रहा है? ये कह रहा है कि अन्य पदार्थ जो है, मतलब अन्य माने कोई तीसरा व्यक्ति, अन्य पदार्थ, उसमें आपका बहुब्रीहि समास होगा, ठीक है। कहने का मतलब है अन्य पदार्थ प्रधानो बहुब्रीहा। अन्य पद, जो पदार्थ है, पद का अर्थ है वो अन्य प्रधान हो रहा है। अन्य मतलब तीसरा, कहे ना तो मैं ना तुम, कोई तीसरे व्यक्ति ही उसका फल ले जा रहे हैं, ठीक है। तो जिस समास में सामासिक पद से भिन्न किसी अन्य पद का अर्थ प्रदान होता, उसकी महानता, उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं, ठीक। बहुब्रीहि में जितने भी पद होते हैं वे सभी मिलकर किसी दूसरे पद का विशेषण होते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, और भी अन्य पॉइंट हैं। बहुब्रीहि समास का विधायक सूत्र क्या है? तो अनेक मन्य पदार्थी, यही कहता है कि अनेक मन्य पदार्थी वर्तमान, ये वर्तमान काल में होता है। किसी देवता का नाम होगा, किसी देवी या देवता का नाम होगा, कौन सा? अन्य पदार्थ वाला, ठीक है। इसे भी याद रखिएगा, वहां बहुब्रीहि समास हो जाएगा। बहुब्रीहि समास के कितने भेद होते हैं जानते रहिएगा, ठीक है। बहुब्रीहि समास के कुल कितने भेद होते हैं? तो 4 भेद होते हैं। ओके, कितने भेद होते हैं? 1 मिनट। बहुब्रीहि समास के 4 भेद होते हैं। पहले की हम का नंबर की बात करेंगे, समानाधिकरण बहुब्रीहि समास। समानाधिकरण बहुब्रीहि जो समास है वो इसके दोनों पदों में समान विभक्ति होती है, ठीक है। समानाधिकरण बहुब्रीहि समास में इसके दोनों पदों में समान विभक्ति होती है। हम लोग समानाधिकरण कर्मधारय पढ़ते आए हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग इसमें क्या होगा? दोनों पदों में समान विभक्ति होगी, किसी अन्य पद का अर्थ प्रदान होगा, किसी तीसरे व्यक्ति की पहचान निकलेगी, इसमें किसी देवी देवता का नाम होगा, उसे हम बहुब्रीहि समास कहेंगे। जैसे ठीक है, जैसे पीतम, अंबरम, यस्य शाह, ठीक है। पीतम से क्या होता है? और यह भी कहा था उसका पहला शब्द क्या होगा? विशेषण होगा। पीतम माने पीला, पीला क्या विशेषण है। अंबर माने वस्त्र, यस्य माने जिसका, शा माने वहां, कौन। सवाल उठा कौन। पीतम अम्बरम यश सा पीताम्बरा, शब्द क्या बनेगा? पीताम्बरा। पीला है वस्त्र जिसका, वह व्यक्ति कौन है? भगवान विष्णु, ठीक है, या श्री कृष्ण, या कौन? श्री कृष्ण।
तो किसी अन्य पदार्थ का बोध हो रहा कि नहीं हो रहा? पीतांबरा में कौन सा समास है? समानाधिकरण बहुव्रीहि समास। बेसिकली कौन सा है? बहुव्रीहि समास। इसका समास विग्रह क्या होगा? तो पीतम अंबरम। अब देखो पीतम में जो पीला है इसमें द्वितीय व्यक्ति है एक वचन, वस्त्रम में द्वितीय व्यक्ति है एक वचन। क्लियर है? समान विभक्ति है। ओके, अगला उदाहरण, लंबम उदरम यशसा लंबोदरा। लंबोदरा कौन? लंबा है उदर जिसका, उदर माने पेट, तो इसमें भी द्वितीय व्यक्ति है, इसमें ही इन दोनों में समान व्यक्ति है। और पेट का जो है उदर का विशेषण क्या है? लंबा। ओके, तो लंबा उदर किसका है? तो लंबोदरा किसे कहेंगे? गणेश भगवान को। कौन? गणेश जी को। तो भैया किसी देवता की तो बात आ रही है, तो बहुव्रीहि समास में किसी देवी देवता और पहला पद विशेषण होगा, वहां आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे? आगे बढ़िए, अन्य उदाहरण को देखते हैं। नीलम कंठम यशसा नीलकंठा। ठीक है, यशसा नीलकंठा। नीला है कंठ जिसका, ऐसे कौन? भगवान शिव। भैया आज भी अगर फोटो लाओ देखो तो उनका कंठ जो है नीला रहता है। क्यों नीला है? क्योंकि इन्होंने विष को धारण किया था, नीचे नहीं पहुंचने दिया, पार्वती ने रोक लिया कि अगर अंदर जाएगा तो आपका देहांत हो सकता है। तो उनका उसने कहा कि रोक पाओ तो रोक लो। तो पार्वती ने इतना प्रेम करती थी, उस प्रेम की वजह से सीधा उन्होंने हाथ रख दिया, इससे नीचे हम जाने नहीं देंगे। तो भैया कंठ नहीं झेल पाया तो नीला हो गया। कहीं सर्प डस ले विष, कहीं कोई खा लेता है तो नीला पड़ जाता है। तो भाई भगवान शिव का जो कंठ है नीला हो गया, इसलिए उनका नाम पड़ा नीलकंठा। श्वेतम अंबरम यशसा श्वेतांबर। इसका कौन है भाई? तीसरा व्यक्ति। तो जो सफेद वस्त्र को धारण करता है ऐसा वह व्यक्ति साधु। सत्य में अगर साधु है तो लाल पीले कपड़े नहीं धारण करेगा। अगर मैं सही बोल रहा हूं, अगर देखिएगा आपने कभी कभी देखा होगा, कोई कहता होगा, पुराने जमाने की कहानी सुनोगे कि हमारे बाबा जाते थे तो कोई ब्रह्मदेव कोई देवता मिलते थे, सफेद कपड़े में रक्षा करते थे, रात बरात चल पड़ते भैया लठिया लेके। पहले कहां सवारी थी, तो बहुत लोग कहीं खतरा होता था तो वो व्यक्ति के रक्षण के लिए, रक्षा के लिए कोई ना कोई देवता आके अवतार ले लेता था। कैसे? सफेद वस्त्र में। तो एक साधु, ठीक है। हाँ, दामम उदरम यस्सा दामोदरा। ठीक है, दामोदरा किसको कहते हैं? श्री कृष्ण को। अब दामम माने होता है रस्सी, जिसके पेट पर रस्सी है। तो देखना श्री भगवान जी जो है रस्सी बांधे रहते हैं। आगे बात करते हैं, जितानि इंद्रियाणि येन सा, जिसने इंद्रियों को जीत लिया है ऐसा व्यक्ति। जैसे मुनि लोग क्या करते हैं? इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, तो उसे कहेंगे जितेंद्रिया। कौन हो गया? मुनि। ऐसा व्यक्ति कौन? मुनि। तो भैया किसी तीसरे व्यक्ति का बोध हो रहा है। शुक्लम अंबरम यश्या। अब देखो यहां यश्या में दीर्घ आया और विसर्ग भी है और सा। तो अगर ऐसा विग्रह आए, इसको ध्यान रखना, ये स्त्री वाची का बोधक है। तो ऐसी कौन है? सरस्वती, सफेद वस्त्र को धारण करती है। शुक्लांबरा, शुक्लांबरा, ठीक है, सरस्वती देवी। अब मैं कुछ उदाहरण ऐसे देता हूं जो आपके इंपोर्टेंट है। जैसे आपका दशानना, कौन सा समास है आप जानते हैं?
ठीक है, अर्थात रावण। जैसे आपका चतुरानन, चतुरानना कौन है? चार है आनंद जिसके, भगवान ब्रह्मा जी। दिगंबरा, दिगंबरा कौन है? दिगंबर भगवान शिव, दिशाओं के। प्राप्तोदकम, ये बहुत पूछा जाता, प्राप्तोदकम जिसे जल से प्राप्त है, जल से प्राप्त है तो प्राप्तोदकम, ठीक है। महाशया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है महाशया, क्योंकि इसमें आप लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं और महान आशय इत्यादि कर बैठते हैं, कर्मधारय लगा देते हैं, ठीक है। महाशय से मतलब होता सभ्य व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति। ये महाशय जो है बहुत ही विनम्र भाव के है, ठीक है, समझ गए? हाँ, इतने उदाहरण आपको क्लियर है? स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, नहीं तो आपको मैं इस समाप्त करके और भी उदाहरण देना चाहूंगा, ठीक है। हाँ चलिए, तो अन्य उदाहरण को हम लोग देखेंगे, तब तक आप नोट कर सकते हैं, ठीक। चलिए, बताइए। अब देखिएगा, यहां पर मैं अन्य उदाहरण की जो बोल रहा था, तो बहुत ही जाना माना है यशोधना। इसका समास विग्रह क्या होगा? तो हमेशा याद रखिए, पूछा जाता है यशा एव धनम, ठीक है, यस्य सा। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में बहुत पूछा गया। नीलांबरा, नीलांबरा, नीला है अंबर जिसका, ऐसे बलराम, तो इसका क्या होगा? नीलम अंबरम यस्य सा नीलांबरा, ठीक, कर लोगे। जैसे आपका पंचानना, पांच है आनंद इसके, भगवान शिव का बोधक है, ठीक है। हाँ, तो इसका क्या होगा? पंच आननानी, पांच है आनंद जिसके, आनंद बहुवचन हो गया, तो यस्य शाह पंचानना, इसमें भगवान शिव है पांच आनंद के, ओके, याद रखना। आप जैसे आपका गजानना आ जाए, कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्री। जैसे आपका कमलासन आ जाए, कमलासनम, कमल का आसन है जिसका, ब्रह्मा जी। जैसे आपका लंब करड़ा, कान जिसके हैं लंबे, तो ये आ जाते गणेश जी लगभग, ठीक है। तो ये आपके सभी क्या हो जाएंगे? बहुब्री समास के उदाहरण हो जाएंगे। इतनी बात सभी को समझ में आई कि नहीं आई? बताइए, ठीक है। आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 2, व्यधिकरण बहुब्री समास। इसके दोनों पद अलग अलग व्यक्तियों में होते हैं। दोनों पद क्या होते हैं? अलग अलग। आपने व्यधिकरण तत्पुरुष समास पढ़ा है, दोनों पद अलग अलग हो रहे थे। आपने समानाधिकरण तत्पुरुष पढ़ा, यहाँ भी समानाधिकरण बहुब्री पढ़ा, समान व्यक्ति आ रही थी, द्वितीया, प्रथमा, द्वितीया, द्वितीया, द्वितीया ज्यादा आ रही थी। अव्यधिकरण में क्या होता है? इसमें भी दोनों पदों में समान व्यक्ति नहीं होगी, अर्थात अलग अलग होगी। जैसे चक्रम पाणौ यस्य शाह, ठीक। तो चक्रम में कौन सी व्यक्ति है? द्वितीया। पाणु में कौन सी है? तो इसमें द्वितीया है लेकिन द्विवचन है, प्रथमा है, प्रथमा द्विवचन, ठीक है। तो इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा? व्यधिकरण तो बहुब्री समास हो जाएगा। आगे बात करते हैं, वीणा पाणौ यस्या शाह, धनु पाणौ यस्य शाह, ठीक है। हाँ, समझ गए?
पीयूष पीयूषम पाणौ यश शा। शूलम पाणौ यश शा। अब देखो यहां पर सारे हमने एकत्र ले लिए। अब कहीं पूछ ले कि सूल पाणी में कौन सा समास है, तो आप तुरंत लगा दोगे। पीयूष पीयूष पाणी में कौन सा समास है, कर लोगे। धनुष पाणी में कौन सा समास है, ठीक है। वीणा पाणी में कौन सा समास है, किससे किसका बोध हो रहा है। चक्र पाणी में कौन सा समास है, तो भैया चक्र हाथ में देखिए भगवान विष्णु का बोध हो रहा है। कौन, विष्णु का। वीणा किसके हाथ में है, सरस्वती। धनुष किसके हाथ में, अर्जुन के, ठीक है, या श्री राम के। पीयूष पाणी, अमृत किसके हाथ में है, तो पीयूष पाणी हो जाएगा भैया वैद्य जी के। शूल पाणी किसके हाथ में है, तो शूल के हाथ में, जिसके हाथ में वह त्रिशूल हो, शूल हो, ठीक है। तो ये आपके पाणों के योग में ज्यादा ज्यादा उदाहरण हमने दे दिए, यहां से बाहर नहीं आएगा कोई प्रश्न। ओके, आगे बात करते हैं। जैसे आपका चंद्रहा शेखरे यश सा। अब देखिएगा यहां प्रथमा व्यक्ति है और इसमें सप्तमी है, तो भैया व्यक्ति अलग अलग है। चंद्र है शिखर पर जिसके, भैया ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके सिर पर चंद्रमा बैठा हुआ है, ठीक है। हाँ, शीति कंठे यश शा। कहा कि ठंडा है कंठ जिसका, या नीलमा है कंठ जिसके कंठ में, ठीक है। चंद्रस्य कांति एवं, या इसका दूसरा विग्रह होगा कांति यश सा, ठीक है। हाँ, एक ही अर्थ होगा इसका। आगे बात करते हैं। गदा पाणौ यश सा। गदा पाणी, किसके हाथ में गदा। और मृगस्य नयने एवं, या इसको लिखें नयने यस्या शा, ठीक है। नयने यस्या शा, इसका भी एक ही होगा। तो अब देखिएगा इसका तो बनेगा मृग नयनी। मृग नयनी जिसकी आंखें हैं, मृग नयनी, एक मिनट, मृग नयनी जिसकी आंखें हैं। गदा पाणी गदा है हाथ में जिसके, ठीक है, तो विष्णु भगवान के हाथ में है। चंद्र कांति, चंद्र जैसी कांति है, ठीक है, ऐसा वो व्यक्ति, तो चंद्र कांति हो जाएगा। ओके, हाँ। शीत कंठे यशसा, शीत कंठा जिसके कंठ में नीलमा है। ओके, क्या है, नीलमा है, तो शीति कंठा हो जाएगा। चंद्रशेखरे, चंद्रशेखरे क्या है, तो भैया चंद्रमा है जिसके शिखर पर, तो चंद्र शेखरे, ठीक है। हाँ, समझ गए, तो चंद्रशेखरे हो जाए, चंद्रशेखरा, चंद्रशेखरा। ओके, ये आपके निकल के आते हैं बहुब्री व्यधिकरण तत्पर, बहुब्री व्यधिकरण बहुब्री समास के उदाहरण, ठीक है। तो इनका कहीं ना कहीं तृतीय पद और अल्टरनेट विभक्ति, अलग अलग विभक्तियां हैं। गदा पाणु मृगस्य नयने, देखो ना, तो इन चीजों में सभी में अलग अलग विभक्तियां हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुब्री समास हो जाएगा, ठीक है। तीसरा है
तीसरा है आपका व्यतिहार बहुव्रीहि समास। व्यतिहार मतलब होता है युद्ध में लड़ाई। तो लड़ाई करना, आप कैसे लड़ाई कर पाते हैं? तो आपकी काम की चीज ही है, रियलिटी बताओ, ठीक है। युद्ध की लड़ाई हो, चाहे वो घर की लड़ाई हो, मोहल्ले की लड़ाई हो, परिवार की लड़ाई हो, चाहे आपस की लड़ाई हो, दोनों, ठीक, किसी दो व्यक्ति की लड़ाई हो, का ज्ञान कराने वाले पदों को हम बहुव्रीहि समास में रखते हैं। बहुव्रीहि समास होता है। जैसे आगे जगह है कि नहीं? नहीं, चलो यहीं देखना पड़ेगा। जैसे एक एक चीज को देख लेंगे। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, कहा कि जब गुस्सा आती है तो क्या करते हैं? इधर आ। जैसे ही पास में आया वैसे ही झपट्टा मारा उसके सर पर, और सर पर पहुंचे तो सर पे क्या होते हैं? बाल। तो बालों को हम क्या कहते हैं? केसेसु। बालों में, केसेसु गृहीत्व माने ग्रहण करके या पकड़ करके, एदम यह, युद्धम युद्ध में, ठीक है, प्रवृत्तम लग जाना, क्या कहलाएगा? व्यतिहार बहुव्रीहि समास कहलाएगा। इसका पूरा रूप क्या बनेगा? केसा केसी, ठीक है। केसा केसी शब्द में कौन सा समास है? व्यतिहार बहुव्रीहि समास। तो केसेषु गृहीत्वा इदम युद्धम प्रवृत्तम। पहला उदाहरण, जब इनसे लड़ाई हो जाई तो कहा कि बाली पकड़ में आए, तो फिर कहा कि भैया बाल तो छूट गए, तो कहा कि हाथ ही लाओ भैया। तो हस्ताभ्याम प्रवृत्तम युद्धम, ठीक है। कि अब कही कि हाथों से लड़िए, कि भाग रहे हो तो अब हम हाथी चलाएंगे। तो इसका रूप क्या बनेगा? हस्ता हस्ती, ठीक है, हस्ता हस्ती। दो उदाहरण हो गए, और ये आप लोग करते हैं। एक मिनट, करते हो कि नहीं करते? जल्दी से बताओ, है ना? हाँ, चलिए, ठीक है। तो होता है। अब ये लिख लिया आपने, इसको थोड़ा हम साफ करेंगे, ठीक है। हाँ, क्योंकि आगे जगह नहीं है तो इसी स्लाइड में हम लोग दो तीन उदाहरण जो भी है ले लेते हैं। चलिए, तो इसमें अब क्या होता है, ठीक है। इसके बाद होता है, जब इनसे काम नहीं चला तो कहा कि अब लाठी डंडा उठा रहा हूं। दंडैश्च प्रहरत्य इदम युद्धम, ठीक है। भैया डंडा लेके पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए? तो क्या होगा इसका? क्या होगा? डंडा दंडी, ठीक है, डंडा दंडी। पॉइंट नंबर दूसरा है, यानी कि चौथा है, 3 हो चुके। इससे भी काम नहीं चला तो भैया लाठी डंडा चला के तो कहा कि मुष्टिभेश्च ठीक है, प्रहृत्यम इदम युद्धम, ठीक। तो भैया मुक्का मार मार के कहते हैं मुंह फोड़ देंगे, वही चीज है। हाँ,
मुष्टा, मुष्टि। ठीक, तो ये आपके बन जाते हैं क्या, व्यतिहार बहुब्री समास के उदाहरण। क्लियर है? ओके। अब बात करेंगे, लास्ट बचा आपका बहुब्री और समास का अंतिम है। तो कहा कि घ नंबर तुल्य योग बहुब्री समास, तुलना की जाए, एक दूसरे तुलना की जाए, सात का अर्थ हो। इस समास में सात या से अर्थ वाले का समास होता है और से को हम सा में हो जाता है, से को हम सा में परिवर्तित करते हैं। जैसे क्या, जैसे अर्जुनेन शा। ठीक, स को हम किस में परिवर्तित करेंगे, शा में। सा को हम सा में परिवर्तित कर दिया और अर्जुन सा में आ है तो सार्जुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सार्जुना, क्योंकि दीर्घ संधि हो जाएगी और व्यक्ति का लोप हो जाएगा। क्लियर है? राधिकया शह इति, क्या बनेगा इसका, थोड़ा बनाइए। भार्यया शह कला भी समम, भाई स के योग में ही तो समम आता है। सीतया शह पुत्रेण शह। तो देखिएगा, राधिका स है तो सा को स, तो क्या बनेगा, स राधिका, स राधिका। ठीक है, मूल शब्द राधिका है, यहाँ भार्या शब्द है तो स है तो स भार्या, स भार्या। यहाँ कल शब्द है, कला भी लिखा है तो सकलम। ठीक, सकलम। यहाँ सीता शब्द है तो स सीता, स सीता। यहाँ पुत्र शब्द है तो सपुत्र। ठीक है, ये सभी क्या है, तुल्य योग बहुब्री समास को उदाहरण है। समझ गए? इतने सभी। आगे बात करते हैं। परिवारेण शह, क्या होगा, बनाइएगा। अनुजेन शह, क्या होगा, बनाइए। कर लोगे सभी के सभी? तो यहाँ परिवार शब्द है, यहाँ अनुज शब्द है, तो स आएगा सपरिवार, श परिवार, परिवार के सहित। स है तो सानुजा हो जाएगा, शानुजा। पूछा गया है सानुजा में कौन सा समास है, तो सा को उपसर्ग मान करके अव्ययभाव समास लगा आते हो। ठीक है, हाँ, तो वो मत लगाना। अब कुछ आपके अपवाद भी हैं, तो मैं यहाँ अपवाद कर देता हूं इनको छोड़ करके। अपवाद जो द्वंद्व समास में आपने पढ़े थे वैसे यहां भी अपवाद है। तो जैसे आपका द्वौ बा त्रयो बा, ठीक है, त्रयाबा चत्वारो बा, ठीक है, पंचवा सटवा। ठीक है, अब इनका क्या बनेगा, तो द्वि का जैसे द्वित्रा बनेगा। द्वित्रा में कौन सा समास है, द्विगु मत लगाना। ठीक है, हाँ। त्रिचतुरा में कौन सा समास है, बहुब्री समास। पंचसा में कौन सा समास है, बहुब्री समास। ठीक है, कुछ इंपोर्टेंट हैं जैसे युवती, जाया, जैसे किसी की पत्नी है वो बहुत ही जवान है, ठीक है, उसके लिए तो हो जाएगा युवजान, अभी अभी नई नई शादी हुई है। ओके, सीता जाया यशसा सीता जान, सीता जान। समझ रहे हो? एक मैं उदाहरण यहां पर लिख देता हूं।
पठितुम कामम यस्य सा, पठितुम कामम यस्य सा क्या हो जाएगा, पठितु कामा। मोस्ट इंपोर्टेंट उदाहरण है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ऊपर कर लो। ओके, अविद्यमानो अविद्यमानो पुत्र यस्य सा अपुत्र। ठीक है, अपुत्र में कौन सा समास है, बहुव्रीहि। अविद्यमानो पुत्र यस्य सा अपुत्र। ठीक है, तो ये कुछ अपवाद थे, इनको ध्यान रखिएगा। पूछ लेगा पंचसा त्रिचत्रा दुत्रा, तो आप द्विगु समास मत लगाइएगा। ओके, अगली क्लास में हम लोग देखें कारक तथा विभक्ति को, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। और आपकी विभक्ति अगर करना है, अगर आपको अनुवाद करना है, अगर आपको ये सारी चीजें देखनी है, तो आप जो है क्या करेंगे, कारक, समास और प्रत्यय को अवश्य पढ़ें अच्छे से। ठीक है, हाँ, इन चीज को, एक एक चीजों को लेकर के हम लोग बात करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए।